गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। आज एक मैं नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और वो नई सीरीज चूँकि टॉपिक बायोलॉजी मैंने ऑलरेडी चूज़ किया है और उसके अंतर्गत क्लास 11 NCERT बायोलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी पर मैं 4-5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। लेकिन आज क्लास 12 बायोलॉजी की एक मैं नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और उस सीरीज में जो सबसे पहला चैप्टर मैंने चूज किया है वो है यूनिट है जेनेटिक्स और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12 बायोलॉजी NCERT का एक चैप्टर आज हम नया शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे लुक वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यानी कि कहने का मतलब है कि हम सभी, बात सिर्फ अगर हम अपनी करें तो हम अपने माँ बाप के बिल्कुल माँ बाप के जैसे दिखते हैं, थोड़ा वेरिएशन के साथ। थोड़ा वेरिएशन के साथ का मतलब ये है कि हम उनके जैसे दिखते तो हैं लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं है। बट मॉर्फोलॉजिकली जितने भी ऑर्गन्स या जितने भी प्रोसेसेस उनकी बॉडी में है वो सारे के सारे प्रोसेसेस एज इट इज हमें मिले हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हमारे उनसे डिफरेंट होते हैं। दूसरी चीज, आप हमेशा नोट करते होंगे, नहीं बचपन से नोट करते आ रहे हैं कि एक एलिफेंट का बेबी हमेशा एलिफेंट के जैसा ही दिखता है, एक डॉग का बेबी हमेशा डॉग के जैसा ही दिखता है, एक कैट का बेबी हमेशा कैट के जैसा ही दिखता है। ये ऐसा क्यों होता है? इन क्वेश्चंस के आंसर हमें अब चूंकि 21st सेंचुरी में हमें इन क्वेश्चंस के सारे आंसर पता है, लेकिन अब से अगर हम 200, 150 या 200 साल पीछे जाएं तो ऑब्जर्वेशन तो साइंटिस्ट उस टाइम भी करते थे, लेकिन उसके हमें आंसर सही से नहीं पता होते थे कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है। ऑलराइट, तो अभी जब चैप्टर शुरू करेंगे तो कुछ जैसे जैसे साइंटिस्ट के नाम आते जाएंगे मैं उनके बारे में आपको बताता चलूंगा और जो चैप्टर का हमारा मेन फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा फोकस रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का। मतलब है कि कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल करते हैं। जो कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टर्स हो या फिर वो दूसरे कैरेक्टर्स हो, वो सारे के सारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट एक्चुअली होते कैसे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम जीन के बारे में स्टडी करेंगे, हम क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे और उन्हें सभी प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे जिनके थ्रू ये कैरेक्टर्स जितने भी हैं वो सब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होते हैं। अब बात चूंकि जेनेटिक्स की है तो ये कुछ डेफिनेशंस है मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखी हुई है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक नंबर के क्वेश्चंस में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो उनको आप पढ़कर, समझकर, याद करके उनके आसानी से लिख सकते हैं। सबसे बात, क्योंकि टॉपिक जेनेटिक्स है तो बात करते हैं जेनेटिक्स एक्चुअली है क्या। तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हम बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट कैसे होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। दूसरा वेरिएशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से कितना डिफर करता है। कोई ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से, अपनी पीछे वाली जनरेशन से कितना डिफर करता है उसको हम स्टडी करते हैं। और कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट या ट्रांसफर होते हैं, उस सब चीजों को बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ऑलराइट, एक नंबर का क्वेश्चन। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस में आपको समझ में आ गया होगा। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है, एक्चुअली वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर में ही लिखा जाता है, इसका प्लूरल नहीं है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान।
हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता, यानी अनुवांशिकता वो सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। एक जनरेशन का से दूसरे जनरेशन का मतलब है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग, फिर उनके ऑफस्प्रिंग, और इस तरह से जनरेशन फ्रॉम जनरेशन कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब बात करते हैं ये जो हेरिडिटी है जिसको पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, ये जो हेरिडिटी है इसको पढ़ने जा रहे हैं, उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है, कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो उसके दो बेसिस हैं, पहला फिजिकल बेसिस, दूसरा है केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस में क्या आता है, गैमेट्स। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से सेल डिवीजन में मियोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनती हैं और दो से फिर फर्दर डिवाइड होकर दो सेल और बनाती है। इस तरीके से एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स बनाती है। पेरेंट सेल डिप्लॉइड है और 4 डॉटर सेल्स हैप्लॉइड सेल्स होती है। ऑलराइट, और गैमेट बेसिकली क्या है, अगर मेल और फीमेल अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो मेल गैमेट है उसको स्पर्म बोलते हैं, और ह्यूमन फीमेल का जो गैमेट है उसको हम ओवम बोलते हैं। ओवम सिंगुलर है। ऑलराइट, और जब दोनों का फ्यूजन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, तो मिलकर क्या बनता है, जाइगोट, जो कि फिर से डिप्लॉइड सेल होती है, और डिप्लॉइड सेल जब वो डिवाइड होती है उसके बाद लाइफ का प्रोसेस शुरू होता है, एंड फाइनली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड इट गिव्स राइज टू अ न्यू बेबी। दूसरा बेसिस क्या है, इसको हम अगले जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें स्टडी करेंगे, केमिकल बेसिस। केमिकल बेसिस में किसके बारे में स्टडी करेंगे, जीन्स के बारे में। और जीन क्या है, जीन्स आर बेसिकली द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन क्या होते हैं, डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, अब इन सब बातों से एक चीज तो समझ में आई कि लाइफ की शुरुआत एक्चुअली होती कैसे। मेंडल का नाम अभी हम आपने ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा उनके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। और उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए थे, जितने भी लॉज दिए थे, उनके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले के साइंटिस्ट थे उनको कोई क्लियर कट आइडिया नहीं था कि एक्चुअली कैरेक्टर्स जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते कैसे हैं, उसके पीछे का जो प्रोसेस क्या है, उसका बेसिस क्या है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरीज दी, उनके बारे में मैं एक लाइन में आपको अभी यहाँ पर डिस्क्राइब करके बताऊंगा। कुल मिला के पूरी इस बात का जो क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी इज दैट लाइफ बिगेट्स लाइफ। ये एक लैटिन भाषा का सेंटेंस है। लाइफ बिगेट्स का लाइफ का मतलब है कि लाइफ की शुरुआत लाइफ से ही होती है, यानी कि सेल ही एक दूसरी सेल को जन्म देती है और उसी सेल से जीवन आगे बढ़ता है। ऑलराइट, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, नोट्स बना लें अकॉर्डिंगली। अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल के से पहले उनकी जो डिस्कवरी थी, जो उन्होंने अपने लॉज जो डिस्कवर किए, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे पहले कुछ थ्योरीज थी जो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी अपने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। वो एक्सपेरिमेंट कहें या कहें कि केवल वो परिकल्पना थी, केवल एक मेयर हाइपोथेसिस थी। उसके आधार पर उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेवल करते होंगे। तो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है, ये नाम मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। हालांकि ये एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें ये पूछा जा सकता है, खासकर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो इसमें पाइथागोरस अपने नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वेपर थ्योरी। वेपर थ्योरी क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, सम काइंड ऑफ वेपर्स they come out from their body and they mix together, और उसके बाद न्यू ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि इस बात का कोई बेसिस नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं था, केवल ये एक हाइपोथेसिस जिसको एक परिकल्पना बोलते हैं, एक कल्पना के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि थ्योरी बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसका कोई बेसिस नहीं था। दूसरी थ्योरी थी फ्लूइड थ्योरी, जिसको अरिस्टोटल इज
नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने एक थ्योरी थी जिसमें उसको बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी भी लगभग वेपर थ्योरी से मिलती जुलती थी। फॉर एग्जाम्पल इतना था कि फ्लूइड थ्योरी में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल देयर ब्लड मिक्सेस, तो ब्लड जो है वो मिक्स होता है, उस ब्लड में ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि इस बात को वो प्रूव नहीं कर पाए थे और बाद में इस थ्योरी को भी डिक्लाइन कर दिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मान्यता नहीं मिली इस थ्योरी को। एक थ्योरी है इसके बाद में, चार्ल्स डार्विन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने एक थ्योरी दी कि पैनजेनेसिस थ्योरी। उन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल है दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम गैम्यूल्स, यानी कि जैसे मिनिएचर ऑर्गेनिज्म आप समझ लीजिए उनको, वो प्रोड्यूस करते हैं और वो उनमें सारे के सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी होते हैं और वो बाद में जब ग्रो करते हैं तो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। इस थ्योरी का भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को भी बाद में एक्सेप्ट नहीं किया, मान्यता नहीं मिली। एक थ्योरी उसके बाद एक और आई, प्री फॉर्मेशन थ्योरी बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व ह्यूमन स्पर्म अंडर अ माइक्रोस्कोप। अमीबा को उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा था, ह्यूमन स्पर्म को सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, बैक्टीरिया को सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी, यानी कि स्पर्म की जो परिकल्पना है कि सारे के सारे कैरेक्टर शायद उस स्पर्म में होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जो फ्यूज होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद लाइफ आगे शुरू होती है। उसके बाद एक थ्योरी आई कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये एक नंबर का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है बाय ऑगस्ट वाइजमैन। ऑगस्ट वाइजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपने पढ़ा हो किसी क्लास में। एक उन्होंने ये दिखाने के लिए कि एक चूहे को के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक चूहे की वो पूंछ काट देते थे और देखते थे वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी चूहे यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे सभी पूंछ के साथ पैदा होते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी पूंछ कटी हुई होती। तो ये हालांकि इस टॉपिक का से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि एक पार्ट है इसका, तो मैंने सोचा कि एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। उनका नाम था ऑगस्ट वाइजमैन। अब बात करते हैं एक्चुअल जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आपने जरूर सुना होगा छोटी क्लासेस में। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जितने भी अब चीजें हम अभी स्टडी करेंगे कि इनहेरिटेंस के जो लॉ हैं, यानी कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर या ट्रांसमिट कैसे होते हैं, उनके पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ट्रांसफर ये कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते कैसे हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ग्रेगर जॉन मेंडल बेसिकली ही वाज अ प्रीस्ट इन ऑस्ट्रिया कंट्री है, उसमें एक चर्च में एक प्रीस्ट थे और उन्होंने जो उनका जो पढ़ाई लिखाई थी, जो स्टडी की बात करें तो उन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की स्टडी किया था। और वो पढ़ाई आगे चलकर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और जो उन्होंने हाइपोथेसिस की और जो उनके ऑब्जर्वेशन के बाद जो उनकी कैलकुलेशन के बाद जो उन्होंने जो रूल्स जिनको भी हम स्टडी करेंगे जो दुनिया के सामने लेकर आए, उसमें उनका बहुत बड़ा अपनी स्टडी का बहुत बड़ा योगदान था। और जिस प्लांट पर उन्होंने वर्क किया जो कॉमन हम मटर देखते हैं जिसको गार्डन भी बोलते हैं, उस प्लांट पर उन्होंने वर्क किया था। सारे जितने अपने इनहेरिटेंस के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस पर किए। कब किए? 1856 से लेकर 1863 तक, यानी कि लगभग 7 साल तक उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन और ये एक्सपेरिमेंट किए। जिस चर्च में वो रहते थे उसी में गार्डन भी, और उसका जो बॉटनिकल नेम है वो पाइसम सैटाइवम, ये आपको पता होगा। अच्छा, मेंडल ने जो टेक्निक्स यूज की और मेंडल इस हाइपोथेसिस को बिल्कुल लोगों के सामने बिल्कुल बहुत ही कैलकुलेटेड वे में सामने लेकर आया, उसको प्रूव करने में भी सफल रहे, बहुत हद तक सफल रहे और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। उसके पीछे जो टेक्निक थी, एक तो उनका जो बैकग्राउंड था, जो पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड था, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस उन्होंने यूज की, उसके अलावा जो टेक्निक्स उन्होंने यूज की वो थी 3 मेन टेक्निक्स थी। उन्होंने सबसे पहले क्या किया,
सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, यानी कि गार्डन पी के जो मटर के पौधे हैं उनके जो प्लांट्स हैं उनको किन प्लांट्स पर, किन पौधों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है उसका सिलेक्शन उन्होंने बड़ी सावधानी से किया एंड ही सिलेक्टेड प्योर प्लांट्स। देखिए प्योर प्लांट का मतलब ये होता है कि कोई प्लांट उसको अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू उसकी नेक्स्ट प्रोगेनी और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जो भी प्लांट बनते हैं वो सारे के सारे प्योर होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, यानी कि मटर के उन पौधों को चुना जो कंटिन्यूअसली जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, उसका उन्होंने डेटा रखा और वो उन्हीं प्लांट्स को सबसे पहले सिलेक्ट किया। फिर दूसरा स्टेप में उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स, यानी कि दो प्योर प्लांट्स को आपस में क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने कराया। और तीसरी टेक्निक जो उन्होंने यूज की, सेल्फ पॉलिनेशन अमंग हाइब्रिड्स, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से जो फर्स्ट जनरेशन में उनको प्लांट मिला वो हाइब्रिड हुआ और हाइब्रिड का प्लांट पर उन्होंने क्या किया, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन में उनको रिजल्ट मिला उनको उन्होंने स्टडी किया और उन रिजल्ट्स को उन्होंने पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन में ऐसे उसको कई जनरेशन तक उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे में उन्होंने, जिसको हम गार्डन पी यानी पाइथन सेटावे बोलते हैं, 7 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। और वो 7 कैरेक्टर्स कैसे थे जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनको आप 7 कैरेक्टर्स बोलिए या 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोलिए। देखिए क्लास 12 में हो सकता है आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास 12 के बच्चे, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको समझाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, जो पाइथन सेटावे मटर का पौधा था उसमें 7 कैरेक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई किया और उन 7 कैरेक्टर्स में 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कह लीजिए या 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, वो कौन कौन से थे उसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, हम 1 बाय 1 के 7 सारे के सारे कैरेक्टर्स थे और ये इनके ट्रेट्स हैं। कैरेक्टर और ट्रेट में फर्क क्या होता है पहले ये समझिए। जैसे मैं बोलता हूं हाइट यानी कि लंबाई, लंबाई नाउन है, ये कैरेक्टर है। अब हाइट किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, यानी कि कोई व्यक्ति टॉल हो सकता है, कोई व्यक्ति डॉर्फ हो सकता है। तो टॉल और डॉर्फ ये दोनों हाइट के ट्रेट्स हैं यानी कि गुण है। तो कैरेक्टर क्या है, नाउन है, और ट्रेट्स क्या है, एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बतला रहे हैं। तो 7 कैरेक्टर्स को नाउन मान लें और ट्रेट क्या है, एडजेक्टिव से उनके विशेषण, उनके गुण है। जैसा कि पहला जो उन्होंने कैरेक्टर चूज किया पी प्लांट में, सीड का शेप, यानी कि मटर का जो दाना होता है उसका शेप, उसके 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। कैरेक्टर कैरेक्टर तो उसका सीड का शेप, उसके 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। पहला था राउंड यानी कि राउंड बीच और दूसरा था रिंकल्ड। ये दोनों सीड के शेप के 2 ट्रेट है, राउंड है, दूसरा रिंकल्ड है। ये डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं। उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया वो था सीड का कलर। उन्होंने उस मटर के उन पौधों को भी सिलेक्ट किया जिसमें सीड का कलर येलो था और ग्रीन था। कुछ सीड ऐसे थे जिनका कलर येलो था और कुछ सीड ऐसे थे जिनका कलर ग्रीन था। थर्ड उन्होंने क्या कैरेक्टर चूज किया, पॉड का शेप। पॉड के मटर की जो फली होती है जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, उसके 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट थे। एक तो इन्फ्लेटेड का मतलब फुल, यानी कि मटर के दाने उसमें पूरे भरे हुए, आपने देखा होगा मटर का आजकल बहुत आ रही है सीजन में, आपने देखा होगा। दूसरा था कंस्ट्रिक्टेड, यानी कि मटर के दाने छोटे साइज में रिंकल्ड थे, सुपड़े हुए थे। चौथा जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया, पॉड का कलर। जो पॉड होता है, मटर का पूरा पॉड होता है, उसका कलर 2 ट्रेट्स थे उसके, कुछ ग्रीन थे कुछ येलो थे, उन्होंने उसको सिलेक्ट किया। पांचवा क्या था, फ्लावर का कलर। पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे में जो फूल आता है
उसमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स चूज किया, व्हाइट को और वायलेट को और व्हाइट को, दो कंट्रास्टिंग और अपोजिट ट्रेड्स थे ये। 6 नंबर का, छठा नंबर का जो कैरेक्टर उन्होंने चूज किया, स्टेम की हाइट। कुछ पौधे बड़े ऊंचाई में ज़्यादा थे, कुछ पौधे ऊंचाई में कम थे। तो जो 6 कैरेक्टर जो चूज किया वो था स्टेम की हाइट। उसमें कुछ टॉल थे, कुछ लंबे थे और कुछ जिनकी हाइट कम थी उनको ड्वार्फ बोला गया। और जो लास्ट जो उन्होंने कैरेक्टर चूज किया वो था फ्लावर की पोजीशन, यानी कि स्टेम पर फ्लावर की पोजीशन क्या है, क्या वो एक्सेस पर आ रहे हैं या फिर वो टर्मिनल साइड में फ्लावर उसके अपीयर होते हैं। तो फ्लावर की पोजीशन में उनको दो ट्रेड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, या तो फ्लावर वो एक्सियल थे, एक्सेस पर आ रहे थे, या वो टर्मिनल जो टर्मिनल यानी कि टॉप पर जाकर एंड होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स के प्लांट को आइडेंटिफाई किया और उन कैरेक्टर्स के अपोजिट कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स भी थे। जैसे कि मैंने बताया सीड का शेप, दो उसके ट्रेड्स थे, राउंड और रिंकल्ड। सीड का कलर येलो और ग्रीन। पॉट का शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। पॉट का कलर ग्रीन एंड येलो। फ्लावर का कलर वायलेट एंड व्हाइट। स्टेम की हाइट कुछ टॉल थे, कुछ डॉर्फ थे। और फ्लावर की पोजीशन जैसे मैंने बताया कुछ एक्सियल यानी कि एक्सेस पर होते थे और कुछ टर्मिनल। अब जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, इसमें जो ये इस साइड वाले में जितने भी ट्रेट्स हैं ये सारे के सारे डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जब इन कैरेक्टर वाले प्लांट को इन कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया तो फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट हुए वो सारे के सारे वैसे प्लांट थे जिन्होंने इस वाले ट्रेट को शो किया, दूसरे वाले को नहीं किया। यानी कि ये वाला ट्रेट दूसरे वाले ट्रेट पर डोमिनेंट था। कहने का मतलब एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं आपको कि उन्होंने अगर एक टॉल टी प्लांट लिया, एक डॉर्फ ट्री प्लांट लिया, दोनों में उन्होंने आपस में क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में उनको जो प्लांट मिले वो सारे के सारे टॉल थे। तो ये इंडिकेट करता है कि जो टॉलनेस वाला ट्रेट है वो डॉर्फनेस वाले ट्रेट के ऊपर डोमिनेंट है। ऑलराइट, अब क्या हुआ, ये जितने भी ट्रेट्स हैं इनके लिए हम एक सिंबल्स यूज करेंगे। इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। वो कौन कौन से सिंबल्स हैं? सीड का शेप राउंड और रिंकल्ड। अब चूंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जो जितने भी रिसेसिव ट्रेट है उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो राउंड के लिए हमने जो लेटर चूज किया है वो आर, कैपिटल आर। आर ये 2 बार क्यों लिखा है मैं आपको ये बताता हूं। और वही लेटर हम रिंकल्ड के लिए यूज करेंगे, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। हम डब्ल्यू यूज नहीं करेंगे, हम कैपिटल आर राउंड के लिए यूज करेंगे डोमिनेंट के लिए, और स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए यूज करेंगे जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर है। तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये हम लेटर्स आगे चल के यूज करेंगे। दूसरा था सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। तो जो येलो कलर है उसके लिए जो सिंबल यूज किया गया वो था कैपिटल वाई। और जो ग्रीन है उसके लिए जी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस जी के लिए यूज करेंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ऑलराइट, तीसरा जो कैरेक्टर है उसके लिए जो सिंबल यूज किया गया इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई और रिसेसिव ट्रेट के लिए स्मॉल आई, स्मॉल आई। पॉट का कलर ग्रीन एंड येलो, कैपिटल जी, कैपिटल जी। येलो के लिए वाई यूज नहीं करेंगे, यहां पर भी जी ही यूज करेंगे लेकिन वो स्मॉल जी होगा। फ्लावर का कलर वायलेट एंड व्हाइट, कैपिटल सी, स्मॉल सी। स्टेम की हाइट टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए डी यूज नहीं करेंगे, टी ही यूज करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल टी, स्मॉल टी। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल के लिए कैपिटल ए और टर्मिनल के लिए टी यूज ना करके हम स्मॉल ए यूज करेंगे। ऑलराइट, अब
अब ये दो दो बार क्यों लिखे, ये इसको मैं अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जो उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, दो पी प्लांट को सिलेक्ट किया। एक पी प्लांट को सिलेक्ट किया जिसकी स्टेम की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, टॉल थे, और दूसरा डॉर्फ जिनकी हाइट, स्टेम की हाइट थोड़ी कम थी। तो और जो हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि एक जीन, अगर आप एक कैरेक्टर को स्टडी करें तो उसका इनहेरिटेंस किस पैटर्न पर होता है, किस तरीके से होता है, उसके क्या ऑब्जर्वेशन और क्या रिजल्ट है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दो पी प्लांट जिसमें एक प्लांट टॉल था और दूसरा प्लांट डॉर्फ था, इनके बीच में उन्होंने क्या कराया, उनके बीच में उन्होंने कराया क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखने वाली बात यह कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो उन्होंने प्लांट सेलेक्ट किए वो प्लांट कैसे थे, प्योर प्लांट, जिनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। और ये जो जनरेशन है जिनके बीच में क्रॉस कराया, इस जनरेशन को बोलते हैं पी जनरेशन। क्या है, पेरेंट जनरेशन। क्या है ये, पी जनरेशन। ध्यान, जो मैं बताता जा रहा हूं उसको ध्यान रखिए। और ये प्लांट कैसे, ये प्योर प्लांट, कैसे प्योर प्लांट। प्योर प्लांट कैसे आए, मेंडल ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जो प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किए उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ हो, कंटिन्यूअसली कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन उनमें होता रहा हो। उन प्लांट्स को उन्होंने सिलेक्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, दो प्लांट को सिलेक्ट किया, टॉल और दूसरे डॉर्फ, और जिनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया उस जनरेशन को उन्होंने बोला पी जनरेशन, यानी कि पेरेंट जनरेशन। पी मतलब पेरेंट जनरेशन। ऑलराइट, अब जो मैंने आपको सिंबल्स बताए थे, मैंने कहा कि ये हम इनके लिए सिंबल्स यूज करेंगे। तो टॉल के लिए जो सिंबल यूज किया गया था वो था कैपिटल टी, और डॉर्फ के लिए हमने यूज किया था स्मॉल टी। अच्छा, इसमें से एक मेल प्लांट रहेगा और एक फीमेल प्लांट रहेगा, तभी तो क्रॉस होगा। तो ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। ऑलराइट, तो अगर ये मेल प्लांट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, और ये फीमेल प्लांट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये स्पोर्स बनेंगे इसमें, तभी तो पॉलिनेशन होगा, और इसमें क्या बनेंगे, एग। अच्छा, अब ये बात है कि भाई ये पेयर में क्यों है। आपने वर्ड सुना होगा एलील, और अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जब आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने होमोलोगस क्रोमोसोम का। क्योंकि पी प्लांट क्या है, डिप्लॉइड प्लांट है। कैसा है, डिप्लॉइड प्लांट। डिप्लॉइड का प्लांट का मतलब है इट हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के कैसे दो सेट में, और दोनों सेट जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे ऑलवेज अकर इन पेयर। और जो क्रोमोसोम एक दूसरे में साइज, शेप और स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक जैसे हैं, और जो पेयर बनाते हैं उनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से, और जो ये कैपिटल टी है, ये बेसिकली इनको बोलते हैं एलील। एलील क्या होते हैं, एलील इज अ पेयर ऑफ जीन which occupy the same position on a homologous chromosome। ये जो एलील है एक जीन का एक पेयर है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये ए है और ये ए है, ये दोनों क्या है, these are alleles, क्योंकि because chromosomes occur in pairs, homologous chromosome occur in pairs in a diploid organism, so there is a pair of allele which control these contrasting characters. Diploid organism में there is always a pair of gene which control the contrasting traits. Alright, तभी इसलिए हमने यहाँ पर इसको दो बार लिखा हुआ है। Alright, अच्छा, तीसरी बात ये ध्यान रखने की बात है, जो मैंने पीछे भी एक चार्ट बनाया था, उसमें टॉल जो प्लांट है वो है डोमिनेंट। कैसे है, डोमिनेंट प्लांट। और जो डॉर्फ प्लांट है वो कैसे, रिसेसिव। अब इन्होंने क्या करा है, इनके बीच में क्या करा है, क्रॉस पॉलिनेशन करा है। इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन सीधी सी बात है, आर्टिफिशियल तरीके से ही कराया गया होगा। मेल प्लांट के पॉलन ग्रेस लेकर उन्होंने फीमेल प्लांट के जो स्टिग्मा है उस पर उसको स्प्रिंकल किया और फर्टिलाइजेशन को होने दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट बने उसको उन्होंने बोला फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन। तो पहले इसमें क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने प्लांट ऑब्जर्व किए वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। टॉल क्यों थे, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जो टॉलनेस है उसका वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, डॉर्फनेस के ऊपर, ठीक है। यानी कि टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो डॉर्फनेस के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि इसके प्रभाव को अपीयर होने नहीं देता है, उसको सप्रेस कर देता है, इसलिए ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए वो सारे के सारे टॉल थे। और इस जनरेशन को जो उन्होंने नाम दिया, इसके लिए हम सारे टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे, इस जनरेशन को उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन। क्या नाम दिया उन्होंने, F1 जनरेशन। इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट ऑलराइट। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, इसमें दो चीजें और आप इसको कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए। ये जो कैरेक्टर है टॉलनेस, जो देखने में जो बाहर की तरफ से जो फिजिकल कैरेक्टर अपीयर होता है उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो ये टॉल क्या है, ये इसका फिनोटाइप है। यानी कि अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो टॉल प्लांट कैसा है, ये टॉलनेस उसका फिनोटाइप है और डॉर्फनेस ये इसका फिनोटाइप है, ऑलराइट। और जो टीटी है और ये स्मॉल टीटी ये इसका जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनोटाइप। और ये दोनों कैसे प्लांट है, प्योर प्लांट है। टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ रिसेसिव है, एक मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है। क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि सारे के प्लांट कैसे हैं, टॉल, और इस जनरेशन को उन्होंने नाम दिया F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन के जितने भी टॉल प्लांट थे उन्होंने आपस में फिर क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। फिर क्या कराया उन्होंने, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, यानी कि टॉल ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब फर्स्ट पेरेंट जनरेशन के प्लांट्स में आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फर्स्ट जनरेशन में टॉल प्लांट मिला, इसका जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप सेम नहीं था, पेरेंट का जो जीनोटाइप वो बिल्कुल वैसा सेम नहीं था। इसको जीनोटाइप जो था वो था कैपिटल T स्मॉल t। ये कैसे आया इसको भी हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अब क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट है उनमें आपस में उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो अगर इसको हम कैपिटल T स्मॉल t एक मेल प्लांट, कैपिटल T स्मॉल t ये फीमेल प्लांट हो गया, ठीक है, ये मेल प्लांट हो गया। इसके बीच में उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन में जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स हुए उन्होंने क्या देखा कि सेकेंड जनरेशन में अगर हम 4 प्लांट का हमने सैंपल लिया है, 3 प्लांट तो टॉल थे और एक प्लांट डॉर्फ बना, 3 प्लांट टॉल थे और एक प्लांट डॉर्फ बना। और अगर इनके रेशियो की बात करें तो ये पहले तो बात करते हैं ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। ये कौन सा जनरेशन है, F2 जनरेशन। ये टॉल 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 डॉर्फ क्या है, ये इसका फिनोटाइप है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस है। और अगर इसके जीनोटाइप की बात करें
तो उसको जीनोटाइप कैसे आएगा मैं इसको नेक्स्ट अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाता हूँ। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ऑलराइट, और रेशियो क्या है इसका 3:1, यानी कि 3 टॉल 1 डॉल। और जो ये F1 जनरेशन का प्लांट है इसको बोलेंगे हाइब्रिड। ये क्या है? हाइब्रिड है, ये प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड है। अभी मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सही से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड वन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ये हुआ कैसे एक्चुअली, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। देखिए मेंडल के समय में ऑलरेडी जो डिस्कवरीज हो चुकी थी, देखिए मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए 1856 के आसपास अपने ये एक्सपेरिमेंट किए 1863 तक। न्यूक्लियस की खोज जो हुई थी वो ऑलरेडी 1830 में 1830 में ऑलरेडी हो चुकी थी। मेंडल के समय में लिमिटेशंस ये थी, ना तो उनको माइटोसिस के बारे में कोई जानकारी थी, ना ही उनको मियोसिस के बारे में कोई जानकारी थी। अब हम जानते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। मियोसिस में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं और वो इक्वली डिवाइड होकर जो गैमेट बनते हैं वो गैमेट में आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये हम ऑलरेडी मियोसिस में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये टॉल प्लांट है और इसके ये जो ट्रेट है, टॉलनेस का ट्रेट है, इसके ये क्या है, देयर इज अ पेयर ऑफ जीन। जब ये इसमें मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो यानी कि ये जब क्रोमोसोम हाफ ऑफ डिवाइड होंगे तो एलील का एक पेयर का एक क्रोमोसोम में जाएगा और पेयर का दूसरा हिस्सा दूसरे वाले क्रोमोसोम में जाएगा। यानी कि जितने गैमेट बनेंगे उनमें आधे गैमेट में, चूंकि ये प्योर प्लांट है तो एक ही तरीके के गैमेट बनाएंगे, तो जिनमें दोनों में कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट वाले एलील होंगे। उसी तरीके से डॉर्फनेस वाला जो ट्रेट है वो स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट हमने किया है। और ये कैसा ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। जब गैमेट बनेंगे तो क्रोमोसोम हाफ ऑफ रिड्यूस, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मियोसिस में, क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये प्योर प्लांट है तो इसमें भी एलील क्या होंगे, आधे आधे सेपरेट हो जाएंगे। तो अब करेंगे क्या, इसको हम गैमेट बना लेंगे अलग अलग। तो इसको टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ऑलराइट। अब अगर इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराएं तो कैसे होगा। एक हम यहाँ पर पहले एक स्क्वायर एक बनाते हैं, ये समझाने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये इसके एलील हमने इस साइड में लिख लिए, इस वाले के इधर लिख लिए, ऑलराइट। अब इनका क्रॉस करा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझने में आसानी हो गई। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, PUNN स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड पुनेट, उन्होंने स्क्वायर का हाइपोथेसिस दिया था, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। और ये समझने में हमें थोड़ा सा हेल्प करता है कि किस तरह से गैमेट सेपरेट होते हैं मियोसिस में, और क्या किस उनके जो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में उनकी जो कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी होती है उसको समझने के लिए ये स्क्वायर हमारे काफ़ी हेल्प करता है। तो ये 2 तरह की गैमेट बनाएगा, ये 2 तरह की गैमेट बनाएगा, और इनका फ्यूजन किस तरीके से होगा, इस तरीके से फ्यूजन होगा। अब इनका अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो सारा सबका कॉम्बिनेशन एक जैसा ही है। अब चूंकि वीडियो के अगले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि ये जो टी है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट थे वो सारे के सारे कैसे थे, सारे के सारे टॉल प्लांट थे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टॉल प्लांट। और ये कौन सी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। ये सारे के सारे कैसे प्लांट है, प्योर प्लांट है। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। एक दूसरा टर्म हम इसके लिए यूज करते हैं, इनको बोलते हैं होमोजाइगस।
होमो मीन सेम, इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, ये भी होमोजाइगस है। ऑलराइट, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट बने देखने में तो सारे के सारे टॉल थे, यानी कि उनका फिनोटाइप कैसा था, टॉल थे, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप हो गया इसका। लेकिन ये क्या ये प्लांट प्योर है? नहीं, अब ये प्लांट हाइब्रिड हो गया। ये कैसा प्लांट है? ये हाइब्रिड प्लांट। अब उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उन्होंने क्या करा, उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो हम क्या करेंगे, अब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, यानी कि टॉल दो प्लांट लेंगे। जेनेटिक कॉम्बिनेशन का क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से वही हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे कुछ समझने के लिए। चार इसके पार्ट कर लेंगे। अब इसका गैमेट सेपरेट हुए, ऑलराइट, क्रोमोसोम हाफ ऑफ डिवाइड हो गए। इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इसको इस साइड में लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इस साइड में लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑलराइट। अब ये इससे कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऑलराइट। ये इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ गया। अब बात करें इनके फिनोटाइप की, तो जो कैपिटल टी है ये क्या है, ये डोमिनेंट है। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि टी डोमिनेंट है, वो स्मॉल टी के कैरेक्टर को अपीयर होने ही नहीं देता है। इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये भी कैसा प्लांट होगा, टॉल होगा। और इसमें कैपिटल टी नहीं है, दोनों स्मॉल टी यानी कि दोनों रिसेसिव ट्रेट वाले एलील इसमें पहुंच गए, तो ये प्लांट कैसा होगा, डॉर्फ प्लांट होगा। तो कितने प्लांट, 1 2 3 प्लांट्स तो हो गए टॉल, और 1 एक कितना हो गया, डॉर्फ। ऑलराइट, अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आई। और उसका रेशियो क्या बना, रेशियो बना 3:1। ये जो हमने स्टडी किया, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो हमने स्टडी किया है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है, तो जो टॉलनेस यानी कि जो डोमिनेंट वाला एलील है, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है, वो रिसेसिव वाले कैरेक्टर को फर्स्ट जनरेशन में अपीयर नहीं होने देता है। हालांकि जब फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स के बीच में आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो जो रिसेसिव वाला ट्रेट है वो सेकंड जनरेशन में अपीयर हो जाता है। एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसकी डेफिनेशन मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम उस वीडियो में आगे बढ़ते हैं।